हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लब लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 18 सितंबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है। लेकिन सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो एक बार अपनी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, कैरियर्स क्लाउड को, और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उसके बाद ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है, एक बार आप चेक जरूर करें। और 90 से 95% तक वो करंट अफेयर कवर हो जाएगा जो आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। लेकिन ये करंट अफेयर किस तरह से कवर करेंगे? डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर डेली अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट अफेयर होगा जिसमें 3 सेक्शंस फिर से मिलेंगे, साप्ताहिक होंगे, ये डिटेल होगा, क्वेश्चन एंड आंसर होगा और एक क्विज होगा जो हर हफ्ते आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ मिलेगी, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और पॉकेट पीडीएफ। इट मीन्स 2 या 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि आप जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज कर सको अपने एग्जाम से पहले। लेकिन आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा करने के लिए हम आपको दे रहे हैं 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज करंट अफेयर। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। तो अगर आप बैंकिंग के स्टूडेंट है तो आपको 3 चीजें मिलेंगी, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज, जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी का होगा। लेकिन वो क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, वो मंथली बेसिस पे होगा। और जितना भी पास्ट करंट अफेयर है 2021 का जो जा चुका है, उसको एक ही पीडीएफ से रिवाइज करने के लिए इसका यूज करें। डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी आपको मिलेगा ताकि अच्छे से आप इसको भी तैयार कर सको। और अगर आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं तो हम आपके लिए स्टेट करंट अफेयर भी दे रहे हैं। और खास बात है कि हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में मिल रही है, सिर्फ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, लिंक दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो आप लॉगिन करें अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का प्राइस बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय करें, क्योंकि 1 और 2 में बहुत ज़्यादा प्राइस का डिफरेंस नहीं है। और 10% आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल ही जाएगा अगर आप इस कोड का यूज़ करेंगे ASH10 का। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क भी कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं 18 सितंबर 2021 का करंट अफेयर। लेकिन उससे पहले यार सारे बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर जरूर कर दिया करो यार वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं। और टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप जाके जो है वो कोई भी आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो वहां से मिलेगा, तो इसको ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हैज सस्पेंडेड विच कंट्री अंटिल द एंड ऑफ 2022। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कंट्री को सस्पेंड कर दिया है 2022 तक। वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की किसी भी गेम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जो भी वो ऑर्गेनाइज करेगा। और वो कंट्री कौन सा है? नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया ने अपनी किसी भी टीम को जो है वो नहीं भेजा टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर, जिसके कारण जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी नाराज होगी इस बात से और उन्होंने 2022 तक क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। लेकिन जब नॉर्थ कोरिया से इस बारे में पूछा गया तो नॉर्थ कोरिया ने कहा कि हम जो है वो टोक्यो ओलंपिक्स में इसलिए नहीं भेज पाए क्योंकि कोविड के कारण जो है वो हमें खतरा था और हमें हमारे जो एथलीट हैं उनकी सेहत की चिंता थी, उनकी हेल्थ की चिंता थी, जिसके कारण हम नहीं भेज पाए। तो ये सस्पेंशन जो है वो इसका मतलब है कि बीजिंग विंटर गेम्स जो होंगी 2022 में, चाइना में जो विंटर गेम्स होनी है उसमें भी जो है पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का कहना है कि कल को अगर किसी कोरियन प्लेयर को जाना है तो अलग से रिक्वेस्ट कर सकता है। कल को अगर इसको जो रोक लगी हुई है नॉर्थ कोरिया के ऊपर उसको सस्पेंड भी करना है तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है वो कर भी सकती है। अगर किसी प्लेयर को अलाउ करना है वो कर भी सकते हैं, तो उनकी अपनी जो है पावर है ये। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में याद रखना है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसान में है, स्विट्जरलैंड के अंदर। प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस बेक हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। कौन सी कंट्री जो है वो ऐसी पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री बन चुकी है जिसने एक सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है लेकिन उसमें कोई न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं किया? मतलब आप कह सकते हो सबमरीन मतलब पनडुब्बी होगी हमारे पास, तो एक पनडुब्बी से एक मिसाइल को लॉन्च किया गया, पानी के नीचे से जो है वो लॉन्च किया गया है, उसकी टेस्टिंग की गई है। लेकिन न्यूक्लियर उसमें कोई नहीं है, उसमें पेलोड कुछ नहीं भरा गया, मतलब उसमें कोई भी न्यूक्लियर जो है वो नहीं भरा गया। और वो कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया। डी आंसर होगा। ऐसी 7 कंट्रीज हैं दोस्तों जो ऑलरेडी इस सर्विस को यूज कर रही हैं, मतलब जो ऑलरेडी इसको टेस्ट कर चुकी हैं, पनडुब्बी से मिसाइल को लॉन्च करने के लिए ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है इसका। लेकिन सबने न्यूक्लियर के साथ यूज किया है इसको, लेकिन ये पहली कंट्री है जो न्यूक्लियर के बिना जो है वो उसने टेस्टिंग की है। तो आप देख सकते हो ये पानी के नीचे पनडुब्बी है
और यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करके उन्होंने ये टेस्ट जो है वो किया है। तो याद रखना है कौन सी कंट्री होगा हमारे पास, साउथ कोरिया होगा। तो ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों, ये पानी के नीचे से छोड़ी गई है और सबमरीन का नाम क्या है, दोसान आन चांग हो, ये सबमरीन का नाम है, जो रिसेंटली जो है वो साउथ कोरिया में जो है वो लॉन्च भी की गई। 3000 टन क्लास की ये जो है सबमरीन है, मतलब पनडुब्बी है। और इससे पहले ये कारनामा जो है वो रशिया भी कर चुका है कि पानी के नीचे से जो है वो मिसाइल को छोड़ा गया। चाइना इसमें शामिल है, ब्रिटेन इसमें शामिल है दोस्तों, फ्रांस है, यूएसए है इसमें, नॉर्थ कोरिया का नाम है क्योंकि रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने भी इसको लॉन्च किया है, और इंडिया का नाम तो साथ में है ही। और इनकी जो मिसाइल जो है उसका नाम क्या है, ह्यूनमो 44। और आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि सेम नाम ह्यूनमो जो है वो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल का भी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले हमने उस न्यूज़ को कवर किया है, लेकिन उनकी मिसाइल का नाम जो है वो ह्यूनमो 2B है। ये याद रखना है, ये किसकी मिसाइल है, नॉर्थ कोरिया की, जो कि 500 किलोमीटर की रेंज तक चलती है, ये भी 500 किलोमीटर की रेंज तक चलती है। तो इसलिए डिफरेंस जो है वो बहुत कम है, सिर्फ नाम में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस है, 4 करके जो है वो आप याद रखोगे, लेकिन इसमें कोई भी न्यूक्लियर जो है वो यूज़ नहीं किया गया। तो साउथ कोरिया के बारे में आपको पता ही है, साउथ कोरिया की कैपिटल जो है वो सियोल है, सियोल, और इसकी जो करेंसी है वो वॉन है, और इनके प्रेसिडेंट याद रखेंगे कौन है, मून जाए इन, मून जाए इन। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, हु हैज अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ याहू। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि याहू बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपनी है हमारे लिए, तो उनके द्वारा जो है वो एक नए सीईओ अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि याहू को रिसेंटली अपोलो मैनेजमेंट ग्रुप ने खरीद लिया है। किसने खरीद लिया है, अपोलो मैनेजमेंट ग्रुप ने खरीद लिया। तो नए सीईओ जो हैं वो कौन आए हैं, वो आए हैं जिम लैंजोन। तो याद रखेंगे नाम, चाहे ओनली जिम याद कर ले, हमने सिर्फ क्वेश्चन को कवर करना है, स्मार्ट वर्क के थ्रू हम कवर कर सकते हैं, जिम लैंजोन, किसी भी तरह से कवर करें इसको। और ये भी याद रखना है कि याहू को किसने कैप्चर किया है, अपोलो मैनेजमेंट ग्रुप ने $5 बिलियन से जो है वो क्या किया है, इसको कैप्चर कर लिया है। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट्स देख रहे हो दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट है, लाइक आप रश्मि रंजन दास का नाम देख रहे हो, ये मेंबर हैं यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी की, यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी की मेंबर लगाई गई हैं 2021 से लेके 25 तक, ये याद रखोगे। नेक्स्ट विनय प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है क्योंकि जो ट्विटर का इशू चल रहा था सरकार के साथ, तो उसको देखने के लिए एक रेजिडेंट लगाया गया था, मतलब वो इंडिया में ही रहेगा, रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, शिकायत ऑफिसर आप कह सकते हो, इंडिया में लगाया गया था ट्विटर की तरफ से। और सुधांशु मित्तल, बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, फिर से प्रेसिडेंट लगाएंगे रिसेंटली खो खो फेडरेशन की तरफ से, खो खो फेडरेशन के प्रेसिडेंट सुधांशु मित्तल। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, इसी तरह से जो है वो साथ रहें, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। क्वेश्चन क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन डिसकंटिन्यूड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आपको पता है कि ये रिपोर्ट कौन देता था, तो उन्होंने इस साल से देनी बंद कर दिया। लास्ट रिपोर्ट उनकी 2020 की आई थी, जिसमें इंडिया का रैंक 63rd था, और टॉप कंट्री कौन सी थी, न्यूजीलैंड थी। तो अब देखो हिंट मैंने आपको दे दिया है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया का रैंक 63rd था 2020 में, न्यूजीलैंड ने टॉप किया था। लेकिन अब इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो डाटा अपना नहीं प्रोवाइड करती, या पहले कुछ और बताती हैं बाद में कुछ और बताती हैं, जिसके कारण उन्होंने इस रिपोर्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन से, वर्ल्ड बैंक। तो अपने याद रखने, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। और इन्होंने देखा कि बहुत सा डाटा इरेगुलर है, 2018 में कुछ और डाटा था, 2020 में कुछ और तरह की बातें सामने आ रही हैं, जिसके कारण उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दी कि 2018 में चाइना का जो ऑफिशियल स्कोर आया था उसके अकॉर्डिंग चाइना का रैंक 78 बनता था, लेकिन बाद में जो अलग अलग इंडिकेटर्स के बेसिस पे करेक्शन की गई, तो वो मतलब 7 जगह और नीचे खिसक गया, और चाइना का रैंक 85th आ गया 2018 के अंदर। तो जिसके कारण उन्होंने कहा कि डिसकंटिन्यू कर देते हैं इसको। तो इसलिए आपने याद रखना है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो है वो कौन देता था, वर्ल्ड बैंक, लेकिन अब उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन सबसे पहली बार ये रिपोर्ट कौन से ईयर में दी गई थी, 2003 में, और इंडिया का रैंक 63rd था, न्यूजीलैंड ने जो है वो टॉप किया था। लेकिन आपने याद रखना है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक जो है वो और भी रिपोर्ट देता है। आईएमएफ की एक रिपोर्ट याद रखोगे, आईएमएफ जो है वो बहुत ही फेमस रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, याद रखोगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ की तरफ से दी जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो बहुत सी अच्छी रिपोर्ट रिलीज करता है। एक तो आप कह सकते हो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट इशू करता है, जेंडर गैप रिपोर्ट, और एक जो है वो ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट भी ये जारी करता है, ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। और भी बहुत सी हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, लेकिन 2 आपने याद रखनी है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट, जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो है वो ये रिलीज करता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। वर्ल्ड बैंक की और रिपोर्ट कौन कौन सी है जो ये पब्लिश करता है, एक तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस, ये रिपोर्ट यही इशू करते हैं वर्ल्ड बैंक, और एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये सबसे फेमस है, वर्ल्ड डेवलपमेंट
रिपोर्ट। तो ये भी आपने याद रखना है। तो सारी मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक बार जरूर इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा अपने ध्यान देना है। इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट विल बी, और लेकिन वर्ल्ड बैंक के बारे में याद रख लें दोस्तों, इसमें वो रह गया, वर्ल्ड बैंक के बारे में यहाँ पे याद करें। वर्ल्ड बैंक के जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1944 में हुई थी आईएमएफ के साथ। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कितनी कंट्रीज मेंबर हैं, 189। इसके हेड कौन है, डेविड आर मालपास, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द थीम ऑफ द नेक्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022। 2022 का जो अगला वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का सेशन होना है वो सबको पता है कि कहाँ पे होता है, दावोस के अंदर होता है। 2021 का होना था लेकिन वो हो नहीं पाया, सेफ्टी को देखते हुए वो कैंसिल कर दिया गया, लेकिन अभी दावोस में होगा 2022 का। तो उसका थीम क्या रखा गया है, थीम है वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो याद रखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसकी हम अभी बात कर रहे थे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इशू करता है। एक तो जेंडर गैप रिपोर्ट इशू करता है, जेंडर गैप रिपोर्ट, और एक वर्ल्ड एक ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, एक तो ये हो गया, और एक हो गया ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट। ह्यूमन कैपिटल रिपोर्ट, ये दो रिपोर्ट बहुत ही फेमस इशू करते हैं ये। और अब इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम जो है इस थीम के साथ 2022 में सेशन करेंगे, कहाँ पे, दावोस के अंदर। इनका मेन मकसद है कि हम जो है वो दोबारा से कंट्रीज के बीच में ट्रस्ट जो है वो बना सकें, और साथ में अगले जो फ्यूचर में हमने अचीव करना है उसको हम अचीव कर सकें। तो जो भी लीडर्स हैं अलग अलग कंट्रीज के, उनको आपस में बिठाया जाएगा और देखा जाएगा कि किस तरह से वो आपस में जो है वो टाई अप कर सकते हैं, ताकि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल लेवल पे जितने भी चैलेंजेस हैं उनको पूरा किया जा सके। खास करके आप कह सकते हो कि क्लाइमेट से रिलेटेड जो चैलेंजेस हैं उनको पूरा किया जा सके। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में यहाँ पे याद रखना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो गठन है वो 1971 में हुआ था। कौन सी ईयर में, 1971 में। इसके फाउंडर कौन है, क्लॉज शशाब हैं। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे, इधर लिख देते हैं। तो फाउंडर कौन है यहाँ पे, क्लॉज शशाब। और साथ ही साथ हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, क्लॉगनी में है। क्लॉगनी जो है वो एक जगह है कहाँ पे, स्विट्जरलैंड के अंदर। और आपने 1971 इसका ईयर याद रखना है कि किस ईयर में इसको बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, विच कंपनी इशूड इंडियाज फर्स्ट एवर यूरो ग्रीन बॉन्ड। तो एक तो यूरो में वो बेचे जाएंगे, एक ग्रीन बॉन्ड है। ग्रीन बॉन्ड का मतलब है, बॉन्ड का देखो यार सिंपल मतलब होता है कि मैं अगर किसी को बॉन्ड इशू कर रहा हूँ तो पैसा जो है वो मेरे पास आ जाएगा। मतलब अगर मैं बॉन्ड को इशू कर रहा हूँ तो पैसा मेरे पास आ जाएगा, तो इसका मतलब वो पैसे को मैं आगे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो यही यूरो ग्रीन बॉन्ड का काम है। बस इसमें डिफरेंस कितना है कि एक तो यूरो में ये इशू किया गया है, और ग्रीन बॉन्ड का मतलब क्या है कि वो जो पैसा आएगा वो सिर्फ क्लीन एनर्जी या ग्रीन प्रोजेक्ट्स में ही खर्च किया जाएगा। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट हो गए, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया हमारे पास, वाटर मैनेजमेंट हो गया, तो इन चीज़ों में ही खर्च किया जाएगा। और ऐसी इंडिया की पहली जो कंपनी है वो कौन सी है, वो है हमारे पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जिसने ये इशू किए हैं। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने यूरो ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किए हैं। 7 साल इसका टाइम पीरियड होगा। कितने रुपए इकट्ठे किए जाएंगे, 300 मिलियन यूरो जो है वो ये बॉन्ड बेच के जो है वो इकट्ठे किए जाएंगे। इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रीन प्रोजेक्ट्स में की जाएगी इतनी ज़्यादा, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी में, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, आजकल बहुत ज़्यादा फोकस में क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, हाइड्रोजन एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर खर्च किया जाएगा। और जैसे ही इसको इशू किया गया तो बहुत से जगह पे जो है वो इसको खरीदा गया। इवन जितना इसका दाम था उससे भी ज़्यादा प्राइस पे ये सब्सक्राइब हुआ एशिया और यूरोप के अंदर। इवन आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट एवर यूरो डिनोमिनेटेड ग्रीन बॉन्ड जो है ये पहली बार जो है वो इशू किए गए हैं किसी कंपनी के द्वारा, किसी एनबीएफसी के द्वारा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्योंकि इससे पहले भी आप कह सकते हो कि इशू किए जा चुके हैं। येस बैंक जो है वो इशू कर चुका है, येस बैंक जो है वो ग्रीन बॉन्ड इशू कर चुका है, यूरो ग्रीन बॉन्ड नहीं, ओनली ग्रीन बॉन्ड इशू कर चुका है। लेकिन यूरो में पहली बार हुआ है किसी भी कंपनी के द्वारा इंडिया में, यूरो में पहली बार कोई ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किए गए। लेकिन येस बैंक इससे पहले ग्रीन बॉन्ड इशू कर चुका है। रिसेंटली हमने क्वेश्चन किया था, उत्तर प्रदेश की एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है जिसका नाम है गाजियाबाद। गाजियाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रिसेंटली अप्रैल के महीने में शायद 2021 में ही इन्होंने फर्स्ट ग्रीन बॉन्ड जो है वो इशू किए गए थे किसी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इसको लिस्ट भी किया था ताकि 200 करोड़ रुपये किसी तरह से इकट्ठा कर सकें। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जितनी मैंने बताई हैं। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में जरूर याद रख लें, 1986 में इसको बनाया गया था। चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, रविंदर सिंह डिलन, रविंदर सिंह डिलन। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपको किसी ने पूछना है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर ये आती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, चेयरपर्सन किसको बनाया गया है आईएन स्पेस का। तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि यार आईएन स्पेस बेसिकली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास, मतलब इसका मतलब क्या है। तो आई का मतलब है इंडियन, एन का मतलब है नेशनल, एस मतलब स्पेस, पी मतलब प्रमोशन, ए मतलब ऑथराइजेशन, सीई मतलब सेंटर। तो इसका मतलब क्या हो गया,
इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर के चेयरपर्सन जो है वो कौन बनाए गए हैं? ये बनाए गए दोस्तों पवन कुमार गोयनका। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई गई थी। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस की तरफ से बनाई गई थी 2020 में, और इसका लक्ष्य था कि जितनी भी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं स्पेस सेक्टर के अंदर, लाइक अग्निकुल कॉस्मोस है, हमारे पास स्काई रूट स्पेस है, तो जितनी भी ये कंपनीज हैं, चाहे वो स्टार्टअप हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, उनको रेगुलेट किया जा सके और उनको देखा जा सके कि वो किस तरह से काम कर रही हैं, इसलिए इन स्पेस को बनाया गया था। और इसके चेयरमैन कौन लगाए गए हैं? पवन कुमार गोयनका जी। लेकिन बाकी जो नाम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। नकुल चोपड़ा का नाम देख रहे हो, नकुल चोपड़ा रिसेंटली सीईओ लगाए गए हैं किसके? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के। किसके? ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। कैरोल फुर्तादो, इनको रिसेंटली लगाया गया है टेम्परेरी सीईओ। सीईओ लगाया गया उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि इनके जो पुराने सीईओ थे वो रिजाइन कर चुके हैं, उनका नाम था नितिन चुग, वो रिजाइन कर चुके हैं दोस्तों, इसलिए टेम्परेरी सीईओ किसको लगाया गया? कैरोल फुर्तादो। अमित बनर्जी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर लगाए गए हैं बीएचईएल के, भारत बीईएमएल के, बीईएमएल भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के। तो ये याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, कौन सा बैंक और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने मिलके जो है वो एक टाई अप किया है ताकि हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का सेंटर खोल सकें? बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है आजकल। हर चीज़ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस पे बन रही है, इवन कार्स भी जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बन रही है। तो उसके ऊपर और रिसर्च हो सके, डेवलपमेंट हो सके, तो एक सेंटर जो है वो खोला जा रहा है। और वो सेंटर कौन से बैंक के साथ मिलकर खोला जा रहा है? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। और ये खोला कहाँ पे जाएगा? IISc की बिल्डिंग में ही खोला जाएगा, मतलब उनके कैंपस के अंदर ही खोला जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोटक और IISc ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग सेंटर बेंगलुरु में ही खोलने का फैसला किया है। और ये जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर आ जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक का जो उन्होंने लोगों के विकास के लिए कुछ पैसा खर्च करना होता है तो उसके अंदर ये आ जाएगा। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के अंदर रिसर्च और हो सके तो IISc की जो एक्सपर्टीज़ है, जो उनके पास बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी है, वो इसका यूज़ कर सके और इसको और बेहतर बना सके। आपने याद रखना है दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे पहली बार एक वर्ड जो है वो 1956 में जो है वो बनाया गया था, या आप कह सकते हो सबसे पहले दिया था एक बंदा था जिनका नाम था जॉन मैककार्थी। तो उन्होंने ये नाम जो है वो सबसे पहली बार जो है वो दिया था। और इंडिया का ऐसा पहला इंस्टीट्यूट बताएं जिन्होंने बीटेक की डिग्री जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कराने में जो है वो कहा है, और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेसिस पे उन्होंने बीटेक की डिग्री स्टार्ट कर दिया, और वो है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कराने वाला पहला इंस्टीट्यूट है पूरे इंडिया का। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में याद रखोगे, 2003 में इसको बनाया गया। इसके आप कह सकते हो MD और CEO कौन है? उदय कोटक हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई, महाराष्ट्र। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किसने लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम स्टार्ट की है? तो सिंपल है क्वेश्चन, ये स्टार्ट किया है टाटा कैपिटल ने। आंसर क्या होगा? सी होगा। तो टाटा सन्स जो हैं उन्होंने आप कह सकते हो टाटा सन्स का ही एक ग्रुप है टाटा कैपिटल। उन्होंने कहा है कि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड्स हैं तो उसको आप प्लेज करके उसको गिरवी रख के आप जो है वो लोन ले सकते हो। इसमें लोन जो है वो मिनिमम 5 लाख रुपए का मिलेगा, मैक्सिमम जो है वो इसमें 2 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो दिया जा सकता है। तो आप देख सकते हो टाटा कैपिटल लॉन्चेस लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम जो है वो उन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो इसको जरूर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम लोन मैं आपको बता चुका हूं, और इसमें जितना भी लोन मिलेगा वो डिजिटल बेसिस पे सारी आपकी ऑन बोर्डिंग होगी, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे ऑनलाइन सबमिट होंगे। जब तक आप लोन वापस नहीं करते थे सारा प्रोसेस जो है वो क्या होगा? ऑनलाइन होगा। तो आप म्यूचुअल फंड्स को गिरवी रख के जो है वो आप क्या ले सकते हो? लोन इनसे ले सकते हो। तो किसी भी तरह की आपको जरूरत है बिजनेस के लिए पर्सनल लोन, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? अक्वायर कर सकते हो। टाटा कैपिटल आप सिर्फ इतना याद रखोगे कि टाटा सन्स का ही एक पार्ट है, और इसके MD और CEO जो हैं वो राजीव सब्रवाल हैं, राजीव सब्रवाल। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 2007 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? मुंबई। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको भूल जाएं, सिर्फ इस क्वेश्चन को याद कर लें। हु वन वोमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2021? वो ऐसी औरत को ये अवार्ड मिलता है जिन्होंने आप कह सकते हो कि अपने मन से कोई कहानी लिखी हो और वो बहुत ही अच्छी हो, तो उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। सिर्फ इतना याद रखना है। और इसमें नाम क्या आएगा? सुजैना, सुजैने या सुजैना या सुजैन क्लार्क, किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं इसको, लेकिन नाम याद रखना है। कहाँ से बिलोंग करती हैं? ब्रिटेन से बिलोंग करती हैं, मतलब ब्रिटिश ऑथर हैं सुजैना क्लार्क। और इनको मिला है वोमेन प्राइज फॉर फिक्शन 2021। इन्होंने दूसरी नॉवल जो है वो लिखी है अपनी जिंदगी की, और उसका नाम क्या है? पिरानेसी, पिरानेसी। तो ये नॉवल का नाम है दोस्तों। इस नॉवल के लिए मिला है। ये एक आदमी की जो है वो आप कह सकते हो एक स्टोरी है, जो कि अकेला रहता है, एक हिली एक पहाड़ों पे उसका घर है, तो वहाँ पे अकेला रहता है, तो उसके बारे में जो है वो इसमें बताया हुआ है।
तो उन्होंने पहले भी एक नॉवल लिख ली है, क्योंकि ये तो दूसरी नॉवल थी, इसके लिए इनको ये अवार्ड जो है वो दिया गया। इससे पहले वो एक नॉवल लिख चुकी थी जिसका नाम था जोनाथन जोनाथन स्ट्रेंज। तो ये बुक वो लिख चुकी थी ऑलरेडी 2004 में, लेकिन हमने ये नहीं याद रखना, हमने सिर्फ इस क्वेश्चन को याद रखना है। लेकिन बाकी जो आप यहाँ पे नाम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र किशोर पांडा आप देख रहे हो, इनको रिसेंटली एक अवार्ड से सम्मानित किया गया जिसका नाम है कुवेम्पू कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार। मोहम्मद यूनुस बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं। इनको ओलंपिक्स की तरफ से जो है वो सम्मानित किया गया और इनको अवार्ड दिया गया ओलंपिक ओलंपिक लॉरियल अवार्ड। तो लॉरियल अवार्ड है टोक्यो ओलंपिक्स। वेलेरिया ल्यूजेली बहुत ही फेमस ऑथर हैं दोस्तों, इनको मिला है डबलिन लिटरेरी प्राइज, डबलिन लिटरेरी प्राइज 2021। इन्होंने एक नॉवल लिखी थी जिसका नाम था लॉस्ट चिल्ड्रन आर्काइव। तो ये आपने याद रखना है। तीनों ही अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके बिना आप कर रहे हो। अगला क्वेश्चन है कि कौन से पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी, बहुत ही फेमस एक्टर, आप मिर्जापुर से याद रख सकते हैं, मेरे ख्याल से सारे बच्चों को पता होगा, बहुत ही वर्सटाइल एक्टर है, मेरे भी फेवरेट है। तो ब्रांड मास्टर बनाया गया कौन से पेमेंट बैंक का, तो सबके फेवरेट है तो याद रहेगा कौन से पेमेंट बैंक का, फिनो पेमेंट बैंक का। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पंकज त्रिपाठी जी को, तो फर्स्ट ब्रांड मास्टर बने इस बैंक के, आप याद रखोगे, फर्स्ट ब्रांड मास्टर इस बैंक के। और 2 साल का जो है वो एग्रीमेंट जो है वो इन्होंने साइन किया है। उस 2 साल के अंदर वो एक कैंपेन को जो है वो प्रमोट करेंगे जिसका नाम होगा फिकर नॉट। फिकर नॉट मतलब कोई भी चिंता जो है वो आपने नहीं रखनी, और इसमें लोगों को अवेयर करेंगे कि कोई भी चिंता जो है उससे दूर रहना है, हमने कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप में बढ़ाना है, बैंकिंग प्रोसेस जो बैंकिंग सिस्टम है उसके अंदर कॉन्फिडेंस को जनरेट करने का काम करेंगे। फिनो पेमेंट बैंक के बारे में याद रखें, फिनो पेमेंट बैंक के जो एमडी और सीईओ हैं वो ऋषि गुप्ता हैं। 2017 में इसको बनाया गया था और मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। टैगलाइन है कदर आपकी मेहनत की, कदर आपकी मेहनत की। क्लियर, याद रखोगे। अगला क्वेश्चन आते हैं, आईएफएल होम फाइनेंस ने को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन किया कौन से बैंक के साथ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कौन से बैंक के साथ साइन किया, पीएनबी। जब भी को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन होता है तो इसका मतलब इसमें एक तो बैंक इन्वॉल्व होगा, एक एनबीएफसी इन्वॉल्व होगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो ये लोन देंगे, देखो ये है होम फाइनेंस, मतलब ये घर घर के लिए लोन प्रोवाइड करेंगे लोगों को, ये एमएसएमई इंडस्ट्री को लोन प्रोवाइड करेंगे तो उनके लिए ईजी हो जाएगा। तो बैंक इसमें 80% मैक्सिमम टू मैक्सिमम पैसा दे सकता है और एनबीएफसी को कम से कम 20% पैसा जो है वो देना पड़ेगा। ये आरबीआई की गाइडलाइंस है कि इसके थ्रू ही को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन हो सकता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, चाहे इतना ही याद कर ले। और जो हमारे पास आईएफएल होम फाइनेंस है वो ऑलरेडी 3 बैंक के साथ और टाई अप कर चुका है इसी तरह के को लैंडिंग एग्रीमेंट। आईसीआईसी के साथ भी वो को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर चुका है, वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ भी ये को लैंडिंग एग्रीमेंट, और एक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ भी जो है वो ये को लैंडिंग एग्रीमेंट साइन कर। और चौथा बैंक हमारे पास कौन सा हो गया, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का गठन 1894 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक के सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। और याद रखना है कि इसका जो हेड ऑफिस है वो मतलब मुंबई में नहीं है, न्यू दिल्ली में है। और साथ ही साथ टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। अगला क्वेश्चन आते हैं कि नया ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया, एसिक्स स्पोर्ट्स का, मतलब एक बहुत ही फेमस शू ब्रांड है, जापान से बिलोंग करता है ये ब्रांड। और ये बनाया गया दोस्तों जोशन्ना चिन्नप्पा। 3 बातें जोशन्ना चिन्नप्पा के बारे में याद रखोगे, कहाँ की प्लेयर हैं, स्क्वैश खेलती हैं, बहुत ही फेमस प्लेयर है, वर्ल्ड के टॉप 10 रैंकर्स में आती हैं, मतलब इनका रैंक जो है वो 10 है पूरे वर्ल्ड में स्क्वैश खेलने वाले प्लेयर्स में से। कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, तमिलनाडु से बिलोंग करती है, और इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया एसिक्स का। और रिसेंटली रविंदर जडेजा को भी जो है वो बनाया गया है इसी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर, एसिक्स का ही दोस्तों, याद रखोगे। और इसमें जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि किस तरह से यूथ जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर आके अपने टैलेंट को आगे बढ़ा सकता है। तो एसिक्स ने अनाउंस कर दिया जोशन्ना चिन्नप्पा को। लेकिन एक बात और याद रखेंगे कि एक हाइपर आइस नाम की एक आप कह सकते हो कि वेलनेस ब्रांड है, मतलब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट हेल्थ वेलनेस के लिए प्रमोट करता है, उसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बनाए गए और साथ में एथलीट इन्वेस्टर भी बनाए गए हैं इस कंपनी के। तो याद रखना है हाइपर आइस नाम की एक कंपनी है जो कि एक वेलनेस ब्रांड है, जो कि आपको लाइक जिम के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए जो वो आपको अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया गया है। और भी प्लेयर इनके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आप कह सकते हो नाओमी ओसाका जो कि टेनिस की बहुत फेमस प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है 2021 का इन्होंने, तो ये भी जो है वो इनके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। लेकिन बाकी जो आप नाम देख रहे हो ये भी इंपॉर्टेंट है, पीआर श्रीजेश, ये रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए दोस्तों एडवेंचर टूरिज्म के कौन सी स्टेट के, केरला। वंदना कटारिया बहुत ही फेमस प्लेयर, और इनको बनाया गया उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड का जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने इसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जॉन इब्राहिम जो इंडियन मोटो जीपी है
उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वो जॉन इब्राहिम को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। किसने अर्थ सर्कलिंग प्राइवेट ट्रिप जो है वो लॉन्च किया? कोई भी उसमें एक्सपर्ट नहीं था, कोई भी प्रोफेशनल नहीं था, और ये अर्थ का आसपास जो है वो चक्कर लगाएगा। पूरा 3 दिन का ये ट्रिप है, एक तरह से आप कह सकते हो अर्थ स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए किया गया। स्पेस एक्स ने इसको लॉन्च किया है। आंसर क्या होगा? डी होगा। तो स्पेस एक्स ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। अपना एक उनका रॉकेट है जिसका नाम है फैल्कन 9 रॉकेट। तो उसके थ्रू जो बिल्कुल आप कह सकते हो कि लेमन लैंग्वेज में, कि जो उनको कुछ भी नहीं पता स्पेस का, तो वो साथ में जो है वो गए हैं। सिर्फ वो 4 बंदे जो है यहाँ पे गए हैं। तो आप देख सकते हो स्पेस एक्स ने 4 एमेच्योर्स को भेजा है अर्थ सर्कलिंग के लिए, मतलब प्लैनेट्स के आसपास घूमने के लिए। और ये 4 बंदे कौन हैं? एक तो हैं जेयर्ड इसाकमैन, एक है हेले, एक है सियान प्रॉक्टर, और एक है हमारे पास चिरिस या क्रिस सेम्ब्रोस्की। तो आप चेरिस भी कह सकते हो, लेकिन अदरवाइज क्रिस सेम्ब्रोस्की 42 साल के हैं। तो इन्होंने जो है वो अलग अलग जगह पे ये सीट जो है वो जीती हैं। और जैसे जेयर्ड इसाकमैन है तो बिजनेसमैन है, इन्होंने पूरा ये ट्रिप जो है वो स्पॉन्सर किया है। तो ये 4 बंदे जो स्पेस में गए, लेकिन इनको कोई स्पेस से इनका लेना देना नहीं है, लेकिन ये गए हैं, इसलिए हम कहते हैं कोई प्रोफेशनल जो है वो साथ में नहीं गया। और फ्लाइट को लीड कौन कर रहा था? जेयर्ड इसाकमैन जो है वो फ्लाइट को लीड कर रहे थे। 3 दिन का दोस्तों ये ट्रिप रहेगा। कल वापस आ जाएंगे, मतलब सैटरडे आप कह सकते हो, नहीं आज जो है सैटरडे को वापस आ जाएंगे। आज 18 है तो आज ये वापस आ जाएंगे। तो आज वापस आ जाना चाहिए इनको सैटरडे को। और आप कह सकते हो फर्स्ट यंगेस्ट अमेरिकन जो स्पेस के अंदर गया है वो कौन था? वो है हेले। तो याद रखेंगे, फर्स्ट यंगेस्ट अमेरिकन जो स्पेस के अंदर गया है, एंड फर्स्ट पर्सन विद प्रोस्थेसिस। प्रोस्थेसिस मतलब इनकी एक टांग के अंदर जो है वो जो लेफ्ट लेग है इनकी, उसमें जो है वो एक टाइटेनियम की रॉड डली हुई है। तो घुटनों में दर्द होगा तो इसलिए जो है वो रॉड डली हुई है वहाँ पे। तो आप कह सकते हो फर्स्ट पर्सन है जो स्पेस के अंदर गया जिसको प्रोस्थेसिस था, मतलब उनकी टांग में जो है वो एक टाइटेनियम की रॉड जो है वो डली हुई है। तो इनका नाम क्या है? हेले अर्सेनेक्स। किसी भी तरह से नाम को पढ़ना जरूर है एक बार, ताकि ऑप्शन देख के याद आ जाए। और स्पेस एक्स के बारे में दोस्तों सबको ही पता है कि इसके फाउंडर और सीईओ कौन है? एलन मस्क हैं। और इसकी शुरुआत कब की गई है? 2002 में जो है वो इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कैलिफोर्निया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारे पास। आयुष मिनिस्ट्री ने एक एमओयू साइन किया है कंट्री के साथ, ताकि हम जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन का एक्सपोर्ट कर सकें उस कंट्री में। और वहाँ पे ट्रेडिशनल मेडिसिन जो हमारी हैं, जो आयुर्वेदा से रिलेटेड मेडिसिन है या हमारी जो पुरानी मेडिसिन है, तो उनको हम उस कंट्री के अंदर और भी कंट्रीज के अंदर प्रचलित कर सकें। और ये आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आंसर क्या होगा इसका? डी होगा। ताकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो मार्केट है उसमें हम ट्रेडिशनल मेडिसिन बेच सकें और वो इसका यूज़ कर सकें, और हमारे यहाँ पे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन बनती हैं उनका एक्सपोर्ट भी हो सके, मतलब जो कारोबार से इससे जुड़े हुए हैं उनको फ़ायदा भी हो सके। तो ये अपने सिंपल क्वेश्चन याद रखना है। और इवन और भी कंट्रीज में प्रचार होगा। अगर हमने यूएसए के साथ टाई अप कर लिया, इसका मतलब और भी कंट्रीज के साथ प्रचार हो सकता है। और रिसेंटली यहीं एक सेटअप हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने ये टाई अप किया है। और आयुष मिनिस्ट्री के बारे में याद रखना है, यूनियन मिनिस्टर कौन है? सर्बानंदा सोनोवाल जी। अभी ना तो वो लोकसभा के मेंबर है ना ही राज्यसभा के। याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशन में एक पॉइंट है कि अगर कोई बंदा दोनों हाउस का मेंबर नहीं है तो उसको मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए। 6 महीने के अंदर अंदर किसी एक हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा। दोनों का तो बन नहीं सकते, सिर्फ एक का ही बनना पड़ेगा 6 महीने के अंदर अंदर। कौन सा बैंक है जिसने राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जो है वो जीता है? तो देखो, इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा आपने सीरियस होकर नहीं पढ़ना, क्योंकि ये अवार्ड जो है वो हिंदी दिवस पे दिए जाते हैं। हिंदी दिवस पे ये अवार्ड दिया गया। और राजभाषा कीर्ति पुरस्कार, राजभाषा गौरव पुरस्कार बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, बहुत से डिपार्टमेंट्स, बहुत सी मिनिस्ट्रीज को ये अवार्ड दिया जाता है उनके बेहतर काम के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। और इस बार तो वैसे भी 3 साल का दिया गया, 2018-19 का, 19-20 का और 20-21 का, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा कैटेगरीज हैं, तो याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बैंक में ये तीनों बैंक्स को मिला है, तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को। और इसी के साथ पंजाब एंड सिंध बैंक को भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, जिसका नाम है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मतलब अमित शाह जी की तरफ से दिया गया है। और इसमें बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी अवार्ड जीता। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल ने जीता है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने जीता है, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड विशाखापट्टनम वाले ने जीता है, नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये चारों जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं सरकार की, इनको भी ये अवार्ड जो है वो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपने थोड़ी सी एक बार पढ़ लेनी है, याद रह जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपने याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर आ चुके हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, लेकिन साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें।
क्वेश्चन क्या कहता है, किसने एक रिपोर्ट इशू की है जिसका नाम है रिफॉर्म्स इन अर्बन प्लानिंग कैपेसिटी इन इंडिया, मतलब अर्बन प्लानिंग किस तरह से करें इंडिया के अंदर ताकि उसमें कुछ रिफॉर्म्स कर सकें और ताकि बेहतर सोसाइटी बना सकें। और ये रिपोर्ट दी है नीति आयोग ने। आंसर क्या होगा इसका, ए होगा। और इस रिपोर्ट के अंदर बहुत ही खास बातें जो है बताई गई हैं। उन्होंने पहली बात बताई है कि जो मेन हमारी अर्बन पॉपुलेशन है उसमें 11% लोग जो हैं वो रहते हैं। और मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि 11% लोग जो मेन अर्बन सेंटर्स है वहाँ पे रहते हैं, सेमी अर्बन की बात नहीं कर रहे। और इंडिया पॉपुलेशन वाइज चाइना को क्रॉस कर जाएगा कौन से ईयर में, 2027 तक जो है वो इंडिया पॉपुलेशन वाइज चाइना को क्रॉस कर सकता है और मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन सकता है। तीसरा उन्होंने बताया कि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा चिंता है क्योंकि जिस तरह से इन्वायरमेंट खराब होता जा रहा है तो हमें हेल्थ सिटीज़ का निर्माण करना होगा। 2030 तक हमें ऐसी 500 शहरों को चुनना होगा जिसमें हम इस प्रोग्राम को लॉन्च कर सकें। 500 हेल्दी सिटी प्रोग्राम जो है वो हम लॉन्च कर सकें और उसमें हम शहरों को स्वच्छ बना सकें, इन्वायरमेंट वाइज हम उसको साफ कर सकें, वातावरण अच्छा कर सकें। तो ये मेन 4 चीज़ें जो हैं वो इन्होंने ये गाइडलाइंस बताई हैं। नीति आयोग के बारे में आपको पता ही है, 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया। CEO अमिताभ कांत हैं इसके, और इसके जो चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होंगे और वाइस चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजीव कुमार। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हु विल बी द चेयरमैन ऑफ हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी, जो कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स के बारे में जानकारी देंगी। तो वैसे तो ये 15 मेंबर की एक कमेटी है जिसके चेयरमैन कौन होंगे, जिसके चेयरमैन होंगे बैजयंत पांडा, जो कि आप कह सकते हो फॉर्मर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, तो उनको क्या बनाया गया इसका चेयरमैन। और इसका मेन काम यही है इस रिपोर्ट जो ये देंगे 15 मेंबर कमेटी, कि जो हमारे नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं तो वो किस तरह से देश की डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और जो नेशनल कैडेट कॉर्प्स हैं उसका क्या करिकुलम होना चाहिए जो कि आगे जाके देश की डेवलपमेंट में वो हिस्सा बन सके, तो उसके लिए बनाया गया। और बाकी जो आप नाम पढ़ रहे हो लाइक महेंद्र सिंह धोनी, आनंद महिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, आनंद महिंद्रा ग्रुप के हेड हैं, महेंद्र सिंह धोनी आपको पता है क्रिकेटर हैं। तो ये सारे के सारे मेंबर हैं दोस्तों इन 15 मेंबर कमेटी के। ऐसे ही नहीं ये नाम लिखे हुए, मतलब सारे के सारे क्या हैं, मेंबर हैं। अगला आते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन है वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट। याहू ने अपॉइंट कर दिया, अपने नए CEO अपॉइंट कर दिए हैं जिनका नाम क्या है, जिम लैंजोन। हम कर चुके हैं ऑलरेडी इस क्वेश्चन को। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 17 सितंबर को जो है वो मनाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका मेन उद्देश्य है कि पेशेंट सेफ्टी के ऊपर लोगों को अवेयर किया जा सके और किस तरह से पेशेंट को नुकसान हो रहा है उसके बारे में लोगों को बताया जा सके और उसको कम किया जा सके। और ये तीसरी बार जो है वो हम इस दिन को मना रहे हैं, पहली बार 2019 में इस दिन को मनाया गया था। और याद रखना है कि ये जो है इसका थीम है सेफ मैटरनल एंड न्यूबॉर्न केयर, मतलब एक तो मदर की केयर, एक जो है वो छोटे बच्चे जो अभी सिर्फ शिशु जो है वो जन्मा है उसकी केयर जो है वो रखनी है, उसके ऊपर ये ध्यान केंद्रित करता है। और ये दिन जो है वो मेन सेलिब्रेट कौन करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखोगे WHO का जो निर्माण है वो 1948 में किया गया था। इसके जो हेड हैं वो टेड रॉस हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है हमारे पास तीसरा, फॉर्मर गैबनीज प्राइम मिनिस्टर किजिमीर ओए मबा डाइज इन पेरिस। तो वैसे तो ये गैबन के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं लेकिन इनकी डेथ पेरिस में हुई है। कोविड के कारण इनकी कंडीशन जो है वो क्रिटिकल हो गई थी तो इनको फ्रांस ले गए और वहाँ पे इनका इलाज चल रहा था काफ़ी लंबे समय से, तो इनका देहांत हो गया। कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, गैबन के। और गैबॉन की अगर हम बात करते हैं तो गैबॉन के ये प्राइम मिनिस्टर रहे 1990 से लेकर 94, 4 साल तक। और गैबॉन की जो लार्जेस्ट सिटी और उनकी कैपिटल भी है वो कौन सी है, लिब्रेविले, याद रखोगे लिब्रेविले। और इनकी जो करेंसी है वो CFA फ्रैंक है, CFA फ्रैंक। सेंटर ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक पैनल तैयार किया है जो कि शेड्यूल ट्राइब, OBC और माइनॉरिटी या वोमेन से रिलेटेड जितनी भी स्कीम्स हैं उसको अच्छी तरह से इंप्लीमेंट किया जा सके। और इसको हेड कौन करेगा, इसको हेड करेंगे राजनाथ सिंह जी, राजनाथ सिंह जी। और ये भी जो है ना नेशनल कैडेट कॉर्प्स वाली जो हमने किया था NCC वाली, उसको भी लीड कौन करेंगे, जो राजनाथ सिंह है वहीं लीड करेंगे उनको भी। नेक्स्ट, वर्ल्ड बैंक ने डिसकंटिन्यू कर दिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, में ऑलरेडी बता चुका हूँ। कैबिनेट ने एक 30,600 करोड़ रुपए की बैक सिक्योरिटी रिसीट जो है वो इशू की है, किसके कहने पे, NARCL मतलब नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। तो आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज लिमिटेड, जो कि बैंक के बैड लोन्स हैं उनको ले लेगी और बाद में उन बैड लोन्स को जो है वो एसेट में कन्वर्ट किया जाएगा जहां से उनको पैसा बन सके। लेकिन जब बैड लोन लेगा तो बैंक के पास जो है वो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि बैंक्स की बुक्स में वो बैड लोन लिखा जाएगा। तो उसकी जगह पे ये NARCL क्या इशू करेगा, ये बैक सिक्योरिटी इशू करेगा जो कि गवर्नमेंट के कहने पे करेगा, ताकि वो अपनी बुक्स में ये NPA को जो है वो क्या कर सके, खत्म कर सके, अपनी बुक्स में इसको डिलीट कर सके। तो बैंक के NPA अपने आप ही क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे।
नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 17 सितंबर 2021 कल का क्वेश्चन था हमारे पास। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स ऑल एटीएम्स इन इंडिया, सारे एटीएम्स को कौन लिंक करता है पूरे इंडिया में? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको लिंक करता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो आंसर क्या होगा, सी होगा दोस्तों इसका। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसी का एक यूनिट है जिसको कहते हैं IDRBT। इसका मतलब है IDRBT का इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने एक नेटवर्क स्टार्ट किया था जिसका नाम था नेशनल फाइनेंशियल स्विच 2004 में। उसके थ्रू सारे एटीएम्स को क्या कर दिया गया था, एक साथ कंबाइन कर दिया गया था। तो एनपीसीआई बहुत ही प्रख्यात ऑर्गेनाइजेशन है, 2008 में इसका निर्माण किया गया। हेड कौन है इसके, दिलीप असबे हैं। और आप कह सकते हो बीम यूपीआई की जो आप यूज़ कर रहे हो आजकल, वो इन्हीं का है। रुपे इन्हीं का है। चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो ऑनलाइन ही चेक डाल देते हो वो भी इन्हीं का है। आधार बेस्ड पेमेंट वो भी इन्हीं का है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास हो जाती है। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या कहता है कि आज़ादी के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जब देश में हुए तो किसके कहने पे जो है वो इंट्रोड्यूस किए गए थे, मतलब कौन सी सरकार थी या कौन सी कमेटी थी, ये आपने मुझे बताना है। बहुत ही अच्छे से आंसर को पढ़ना है, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सोचना है कि कौन से ईयर में हुए, कौन प्राइम मिनिस्टर हो सकता है उस टाइम पीरियड पे, तो उसके हिसाब से आपने मुझे बताना है। मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर की, सब बच्चों ने आंसर देना है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल बटन को प्रेस कर दें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इसी तरह से अफेयर्स क्लाउड को सपोर्ट करते रहें। और अफेयर्स क्लाउड का भी ये प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। और लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहें और इसी तरह से मुस्कुराते रहें। मुस्कुराते रहोगे तो एग्जाम जल्दी क्लियर होगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।